नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुबन पर। आज मैं आपके सामने ईटीटी साइंस के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस का, उसके अंदर सेकंड नियम जो है न्यूटन्स जी का, वो आपके सामने लेकर आया हूं। इसको आप थोड़ा समझना, ये बोलता क्या है, भी सेकंड नियम में उन्होंने क्या बताया है, किस बात की ओर इशारा किया है और कैसे हम इसको समझें। ठीक है, तो देखो पहला और तीसरा ये दोनों नियम जो है ये बड़े आसान हैं, लेकिन दूसरा नियम जो है ना ये थोड़ा सा सोचने वाला और समझने वाला है। इसको तभी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा ये चीज़ होती क्या है, कैसे इसका ये सारा हम करते हैं। ठीक है, देखो पहली बात, न्यूटन की जो दूसरा नियम जो दिया है न्यूटन ने, इस नियम के अंदर जो उन्होंने बात बोली है, पहले तो हम उस बात की ओर देखते हैं भी उन्होंने बोला क्या है। तो उन्होंने बोला है भी कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, बोल रहे हैं भी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, पहली बात तो यहाँ आ गई भी संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग मतलब मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। तो यहाँ से जब क्वेश्चन बनता है ना, तो पहला इस स्टेटमेंट से ही बन जाता है भी ऐसे कौन से नियम में बताया गया है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है उस पर लगने वाले बल के बिल्कुल समानुपातिक होती है। तो ये बोला गया है दूसरे नियम में। अब बात यहाँ पर ये है भी जो संवेग में परिवर्तन की दर और ये वाली जो उन्होंने अपनी ये बता दी है, तो इसी से क्या है, जो बल है, बल की परिभाषा जो हमारे सामने निकल कर आती है वो किस नियम से आती है, तो वो आती है हमारे पास दूसरे नियम से। कभी भी पूछा जा सकता है आपसे भी न्यूटन के कौन से गति के नियम से बल की परिभाषा जो है वो हमारे सामने आती है, तो वो आती है हमारे इस दूसरे नियम से। ठीक है, अब तीसरी, जहाँ पे अब ये तो हुई इस पे बात, अब हमने समझना है भी जो ये न्यूटन जी जिस संवेग पर बात कर रहे हैं, भी जो संवेग है ना, पहले तो इस संवेग को समझें भी ये होता क्या है और इसमें दर क्या रहेगा। ठीक है, देखो जो संवेग होता है ना, इसको लिखा जाता है पी से, स्मॉल पी से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो है m/v। m का मतलब होता है मास, या बोल दिया जाए द्रव्यमान। ठीक है, और ये वाला जो v है, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, ये वेग से संबंधित है। अब यहाँ से जो हमारे सामने बात बनकर आती है वो फॉर्मूला आ गया है भी जो हमारा संवेग होता है वो हमेशा m/v जो है वो रहेगा। ठीक है, m/v जो है वो रहेगा, इसकी बात हो जाती है। अब यहाँ पे हमने इस संवेग को समझना है भी इस राशि की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने इस संवेग को मास और वेलोसिटी या वेग के बिल्कुल मल्टीपल के साथ इसको रखा है, कैसे इसको हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए ना हमें एक एग्जाम्पल जो है उसको समझना पड़ेगा। पहले आप जब इस एग्जाम्पल को समझ गए ना, तो समझ लो आपको दूसरा नियम जो है ना वो पूरी उम्र भर के लिए आपके दिमाग में बैठ गया है। ये एग्जाम्पल समझो भी, मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो ये एक सड़क है, ठीक है, ये एक सड़क है और इस सड़क के ऊपर ये एक इंसान, मान लो, आप मान लो, अपने आप को मान लो, मैं मान लेता हूँ अपने आप को, तो ये एक इंसान है जो इस रोड पे क्या है,
आप बोल सकते हैं चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। सेम इसकी इसी डायरेक्शन में एक साइकिल सवार है, ठीक है, एक साइकिल सवार है, मतलब बंदा है कोई जो साइकिल को लेके आ रहा है, आप छोटा बच्चा मान सकते हो। इस साइकिल को क्या है, वो चला के ला रहा है, और इस साइकिल की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 किलोमीटर पर सेकंड बोल दो, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से साइकिल लेके आ रहा है। और ये साइकिल को जो है आपके अंदर इसने स्ट्राइक किया, ये भिड़ गया, टक्कर लगी, टक्कर हुई। अब आप देखो आपको इस साइकिल से कितना नुकसान हो सकता है। नुकसान तो होगा, चलो चोट तो लगेगी थोड़ी बहुत, लेकिन कम होगा, ठीक है। अब इस साइकिल की जगह पे अगर मैं कार को ले लूँ, अब ये कार है, अब ये जो कार है ना, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो भी उतनी ही है जितनी साइकिल की थी, 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब ये कार आपके अंदर आके टकराएगी तो क्या हो जाएगा, नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू साइकिल, मतलब साइकिल से कम हुआ था स्पीड, इसकी भी 10 किलोमीटर पर घंटा है और इसकी भी 10 किलोमीटर पर घंटा है। अब इससे साइकिल से आपको नुकसान जो है वो कम हुआ, कार से आपको डैमेज जो है वो ज़्यादा होने वाला है। अगर कार की जगह मैं ट्रक ले लूँ तो स्पीड इसकी वही है, ठीक है, स्पीड इसकी वही है 10 किलोमीटर पर घंटे वाली, लेकिन अब ये ट्रक है तो अब ये जब आपके पास आएगा, टकराएगा, तो आप तो क्या है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाओगे, है ना, तो नुकसान ज़्यादा है। तो मतलब क्या हुआ इस बात में देखा जाए तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो स्पीड है वो तो है सेम, लेकिन जो द्रव्यमान है वो क्या है, चेंज हो रहा है। साइकिल का द्रव्यमान मास जो था वो कम था, कार का मास ज़्यादा है और कार से मास ज़्यादा ट्रक का है। तो मतलब जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, जैसे जैसे द्रव्यमान वस्तुओं का बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नुकसान जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना भी, मतलब जो आपका इस एग्जाम्पल में नुकसान हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो आ जाता है हमारे जी एम के, ठीक है, ये एम के हुआ। अच्छा, एक तो एग्जाम्पल ये हुई। अब इसी एग्जाम्पल को एक दूसरे ढंग से समझते हैं भी, जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, इस पेन का ना जो कैप है आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब ये कैप मैं अगर आपके मारूँ, ठीक है, आपके मारूँ तो क्या होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और सेम इसी कैप के वजन की मैं अगर बंदूक वाली गोली आपको बंदूक से चला के मारूं तो क्या होगा, आप फिर क्या हो जाओगा, आप तो ख़त्म ही हो जाओगे, है ना बात। मतलब कैप और गोली का जो द्रव्यमान है वो सेम है। अब मैंने कैप भी उसी स्पीड से कैप का भी वजन उतना ही था जितना गोली का है, लेकिन कैप को मैंने मारा तो इसकी स्पीड बहुत कम थी और इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये तो आपके सर को चीर के हुए निकल जाएगी, है ना, तो नुकसान आपको ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या हो सकता है भी, हमारा जो नुकसान है, अब इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो जो नुकसान है हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो वो हो गया है हमारा वेग के, जो उसकी स्पीड है, ठीक है, ये उस स्पीड की हो गया। तो अब सिंपल सी बात मैं यही बोल सकता हूँ भी, इसमें क्या हो गया, हमारा जो नुकसान आप बोल सकते हो, जो उसके अंदर वेग वगैरह जो कुछ भी है, आपका जो नुकसान है, ठीक है, आपका जो नुकसान है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम इन टू वी के। यही हो गया ना, दोनों का ही हो गया ना फिर वो, अब दोनों में आ गया जो है हमारा, वो क्या है, एम इन टू वी के। अब इस नुकसान को हम ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारा, इसको हम संवेग मान लें, तो संवेग जो है वो हमारा किसके बराबर, संवेग हमारा किसके बराबर हुआ, तो वो हमारा एम इन टू वी के बराबर हुआ ना बात। अब ये तो थी एग्जाम्पल जिसमें आपने समझना था भी क्या है, भी जब वस्तु का वजन ज़्यादा है तो भी नुकसान ज़्यादा है, अगर वस्तु का वेग ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है, वो भी नुकसान ज़्यादा कर रही है, ठीक है। तो इसी को हम संवेग बोल देते हैं, ये है हमारा संवेग। अब देखो एक चीज़ और इसमें नोट करो, जैसे मान के चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, ये है एक गेंद। अब गेंद जा रही है, इस दिशा में चल रही है और ये यहाँ पहुँच गई है, ठीक है, चलती हुई यहाँ पहुँच गई। तो इस गेंद का और इस गेंद एक ही है, तो मतलब इसका जो मास है वो दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन अब जैसे ही हमने वो स्टेटमेंट पढ़ी थी, इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर,
संवेग में परिवर्तन की दर। अब मान के चलो ये वस्तु यहाँ पर है, तो इसकी जब ये स्टार्टिंग में चली थी, जब इसने चलना शुरू किया था, तब इसकी जो वेग था ना वो क्या था, हमारा u था। और जब ये यहाँ पहुँच गई तो मतलब इसका संवेग कुछ और रहा होगा। स्टार्टिंग पॉइंट से जो इसका संवेग था वो उतना नहीं होगा भी जितना स्टार्टिंग में एकदम तो ऐसे नहीं है ना भी एकदम स्पीड पकड़ गई, मतलब थोड़ा आराम से, फिर उसके बाद स्पीड पकड़ी होगी। तो क्या है, यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग वाला हो गया और ये हमारा जो बाद वाला क्या हो गया, वेग हो गया। ठीक है, ये बाद वाला वेग हो गया हमारा, ये हमारा पहले का वेग और ये हमारा बाद वाला वेग। ठीक है, और अब यहां से जब चली और यहां तक पहुंची, तो यहां तक पहुंचने के लिए इसको कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास t हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ भी, जो इसका संवेग है इस वाली कंडीशन पे, जहाँ पे वस्तु जो हमारी गेंद थी जिसने स्टार्टिंग से चलना शुरू किया था, उस समय का जो संवेग है उसको हम बोल देते हैं p1। और p1 जो होता है वो हमारा किसके बराबर हुआ, तो mu के। mu मतलब ये हमारा स्टार्टिंग वाला वेग है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा बाद वाला संवेग हम क्या लेंगे, तो वो लेंगे p2 और ये हो जाएगा हमारा m इंटू वी के। तो मतलब ये v है जो हमारा बाद वाला संवेग है। अब देखो बोला है संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर है तो मतलब ये दोनों का, अब ये बाद वाली है, ये पहले वाली है, तो इसमें क्या है, आप देखोगे तो परिवर्तन की दर कैसे आएगी, p2 माइनस p1। संवेग में परिवर्तन की दर कैसे आएगी, तो p2 माइनस p1 हो गया p। ठीक है, ये p1 है, pi लिख दिया था मैंने, तो p2 माइनस p1 हो गई। अच्छा, अब ये हो गया है, तो यहाँ से बोला था अभी ये जो परिवर्तन की दर है ये क्या है, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपातिक होगी। अब बल की जो है वो बल की जो है ना वो दिशा है उसके समानुपातिक होगी। तो मतलब यहाँ पे ये जो परिवर्तन की दर है, ये जो परिवर्तन की दर है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p2 माइनस p1 बाई t। ये है संवेग में परिवर्तन की दर, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपातिक होगी, तो उस पर लगने वाले असंतुलित बल को। अब यहाँ पे जो बल है वो हमने F मान लिया। ठीक है, बल को हमने F मान लिया, तो F जो है वो बल जो लगा उस पर असंतुलित बल, उसके बल की दिशा में क्या है, वो संवेग की जो परिवर्तन की दर है उसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने ऐसे बना लिया इसको। अच्छा, अब हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है क्या, हमारा समानुपातिक बल। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको भी ध्यान से देखो। F जो है इसको मैंने लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब p m u माइनस, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया इसको, m v माइनस m u बाई t। ठीक है, यही बात है ना, ये p2, ये हमारा p2 था, ये p1 था, है ना। अच्छा, अब देखो फिर ये हम इसको लिख सकते हैं, m को बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया, v माइनस u बाई टी। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा वेग में परिवर्तन है, ये हमारा वेग में परिवर्तन है। जैसे हम बात कर लें, त्वरण भी हमने पढ़ा है, एक्सेलरेशन। अब ये जो त्वरण होता है ना, त्वरण को a से लिखते हैं, और a हम हमेशा क्या होता है, v माइनस u के बराबर, u बाय टी के बराबर होता है। तो ये हमारा वेग में परिवर्तन है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वो किसके, तो इस पूरी की जगह पे वैल्यू हम लिख सकते हैं a, तो मतलब ma के है। अब m का मतलब क्या है, तो m का मतलब है मास, और a का मतलब हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन, इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब ये हमारा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma आ गया ना। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब आप प्रोपोर्शनल का ये साइन हटाना होता है ना, तो इसको इक्वल में लेके आप किसी एक को एक स्थिरांक देना पड़ता है। तो हमने k इसको स्थिरांक दे दिया। अब ये हो गया है f इज इक्वल टू k m इन ma। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मास जो है इसको मैं मान लेता हूँ 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन को मैं मान लेता हूँ 1 मीटर पर सेकंड स्केल। ठीक है, तो अब इन दोनों की वैल्यू की एक चीज़ याद रखना, जब ये दोनों वन कर देंगे तो ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा, और जो फोर्स है
ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, फोर्स जो है वो हमारा कैसे किसके इक्वल आ गया फिर, तो वो आ गया 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्केल। तो ये हो गया। अब इस पूरे को क्या बोला जाता है, इसको लिखा हुआ है जो, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको एक नाम दिया जाता है न्यूटन। तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना भी, जो फोर्स है उसको किस में मापा जाएगा, तो वो हमेशा न्यूटन में मापा जाता है। तो ये हमारा अपना आज का जो दूसरा लॉ था, इसको हमने बिल्कुल इसको जो इसकी इक्वेशन है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमने इसको क्या है, सॉल्ट आउट किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये इसको समझा भी होगा। फिर उसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे जी न्यूटन का थर्ड लॉ, और ये हम आपको कल इसका वीडियो जो है वो डाल देंगे बना के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, नमस्कार।